हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर, उसमें अगर हम लोग अलॉय देखते हैं, अलॉय कोई भी अलॉय लो, स्टेनलेस स्टील ले लो। स्टेनलेस स्टील में क्या क्या मिक्स होकर आता है? फेरस, क्रोमियम, कार्बन, निकल, एटसेट्रा। अब वैसे तो देखने के लिए फेरस, कार्बन, क्रोमियम और निकल, इन सब का कलर एक जैसा है क्या? नहीं। उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी है क्या? नहीं। लेकिन जब स्टेनलेस स्टील हमें दिखाई देता है, कोई भी स्टेनलेस स्टील का रॉड जो हम लोगों ने देखा है, उसमें हम लोग ये वाला क्रोमियम है, ये वाला कार्बन का पार्टिकल है, ये वाला फेरस का पार्ट है, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं क्या? डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन फिर से वही एग्जांपल, चैट कॉर्नर पे मिलने वाला भेल, उसमें हम लोग फिजिकली सबसे पहले तो वो सारे इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं अलग अलग फॉर्म में। वो भी मिक्सचर ही है, और स्टेनलेस स्टील का अलॉय ये भी मिक्सचर ही है। लेकिन होमोजेनस का मतलब सब कुछ मिक्स होकर एक जैसा दिख रहा है। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम की शाइन भी है, कार्बन का टफनेस भी है, और बचा हुआ पूरा क्रिस्टल मतलब जो भी मेटल है वो फेरस का बना हुआ है। समझा? तो होमोजेनस मतलब एक जैसा दिखने वाला अलग अलग होकर भी, और हेट्रोजेनस मतलब सारे इंग्रेडिएंट्स हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ऐसा। अगर हम लोग सॉल्ट प्लस वाटर मिक्स करो, स्टर करो उसे, पूरा डिजोल्व होगा या नहीं होगा? तुम्हें ग्लास में क्या दिखाई देगा? सॉल्टी वाटर टेस्ट करने के बाद दिखाई क्या देगा? नॉर्मल वाटर। लेकिन अब उसमें कितने कंपोनेंट्स प्रेजेंट है? दो, एक सॉलिड और एक लिक्विड। सॉलिड किधर गया? डिजोल्व हुआ। लेकिन वो है ना, हमें दिखाई दे रहा है क्या? पूरा ग्लास जो है उसमें सिर्फ एक और एक ही फेज दिखाई देगी, दैट इज लिक्विड। तो वो होमोजेनस मिक्सचर हुआ। समझा? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वाज एवोगैड्रोस लॉ। It states that, एवोगैड्रोस लॉ में लिखना शुरू करता हूं। इट स्टेट्स दैट equal volume of all gases, equal volume of all gases contains equal number of molecules, contains equal number of molecules. In next para, let V be the volume of gas, let V be the volume of gas, and n, small n, be the number of molecules. Small n be the number of molecules. Then according to the law, then according to the law, अब सबसे पहले ये लॉ क्या बताता है वो देखो। अगर हम लोगों ने 18 ग्राम वाटर ले लिया, सबसे पहले तो वाटर कौन से स्टेट में प्रेजेंट होता है बच्चों? लिक्विड के लिए क्या मेजर करना इजी होगा? सर, वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ लीटर्स एंड मिलीलीटर। लेकिन वाटर का कुछ मास होगा या नहीं? सॉरी, कैसे मेजर करेंगे वो?
बाय वेइंग इट ऑन दी वेइंग मशीन। हम लोग जब भी ग्रोसरी शॉप में जाते हैं ना, गेहूं चावल खरीदने के लिए, डीमार्ट में तो कई सारी बार गए रहेंगे, तो उसमें वो डिजिटल वेइंग मशीन आते हैं। उस पे कंटेनर रखने के बाद हम लोग टेयर करेंगे तो वो 0.0000 बताता है। अगर उसमें हम लोगों ने कुछ सर्टन पानी पोर कर दिया, तो वो नंबर्स में क्या बताएगा, ग्राम या मिलीलीटर। मतलब पोर किया पानी है जो लिक्विड है, लेकिन उसका क्या मेजर कर रहे हैं हम लोग, मास, बराबर। लेकिन सपोज हम लोगों ने 10 ग्राम ऑफ वाटर ले लिया, वही 10 ग्राम वाटर हम लोग मेजरिंग सिलेंडर में अगर फिर से पोर करेंगे, तो मेजरिंग सिलेंडर में हम लोग क्या मेजर करेंगे, मिलीलीटर या लीटर, मतलब वॉल्यूम, बराबर। मतलब सब्सटेंस कोई भी हो, उस सब्सटेंस का हम लोग चाहे तो मास भी मेजर कर सकते हैं या फिर वॉल्यूम भी मेजर कर सकते हैं। मास और वॉल्यूम कौन से रिलेशन से रिलेट करते हैं किसी भी सब्सटेंस के लिए? मास और वॉल्यूम कौन से रिलेशन से रिलेट करते हैं? क्या मेरी, इट इज डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये याद है, पढ़ा है कभी? डेंसिटी इज हाउ मच मास इज प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। हम लोग रबर बॉल देखो, क्रिकेट बॉल, पानी में फेंक दो उसे, वो सिंक होगा क्या नीचे? नहीं, इट फ्लोट्स ऑन द सरफेस ना। लेकिन एक छोटा सा लोखंड का कीला पानी में डाल दो, वो सिंक होता है ना। अब साइज के कंपैरिजन में देखेंगे तो क्रिकेट बॉल की साइज एक छोटे आयरन नेल से बहुत बड़ी है, फिर भी वो फ्लोट हुआ। और आयरन नेल इतना सा होने के बावजूद भी नीचे सिंक हुआ, ऐसा क्यों? डेंसिटी, बराबर। डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, बराबर। ये मास पर वॉल्यूम भी हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं, और एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। अब सपोज ये रूम है, अगर तुम लोगों ने आते जाते हुए देखा है तो इसके बाजू वाला रूम भी इतने ही साइज का होगा। हम्म? अब यहाँ पे सर्टन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठने की कैपेसिटी है, बराबर। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ बेंचेस खाली है ना, बराबर। तो यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है या मास ज्यादा है? अवेलेबल स्पेस ज्यादा है। मतलब मास कम है और वॉल्यूम ज्यादा है, तो डेंसिटी क्या होनी चाहिए? लेस। डिनोमिनेटर ज्यादा है ना, न्यूमरेटर के कंपैरिजन में डिनोमिनेटर ज्यादा रहेगा, तो आने वाला नंबर हमेशा कम होगा, बराबर। लेकिन वॉल्यूम उतना ही होगा रूम का। वॉल्यूम बढ़ने वाला है क्या अभी? अंदर अवेलेबल स्पेस बढ़ने वाली है क्या? नहीं। क्या बढ़ सकता है अभी? जब ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आकर बैठेंगे तो। अगर एक भी स्टूडेंट आकर बैठता है तो मास बदलेगा, अकॉर्डिंगली क्या चेंज होगी? समझा अभी? वेरी क्लियर। अब ये जो एवोगेड्रोस लॉ है, उसमें हमें रिलेशन देखना है वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का। सपोज मैंने तुम्हें दिया है 18 ग्राम ऑफ वाटर, और हम और दिया है 18 ml ऑफ वाटर, और हमें दिया है 22.4 लीटर ऑफ वाटर। इन सब में क्या फर्क है? मास एंड वॉल्यूम। लेकिन ml और लीटर फिर से वॉल्यूम ही है, उसमें क्या फर्क है? ये ज्यादा वॉल्यूम है और ये कम है, ये लीटर में लिया है हम लोगों ने, बराबर। अब सपोज मैंने तुम्हें एक कॉमन क्वेश्चन पूछा, इन सभी में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ये बताओ। नहीं बता सकते? अगर
ठीक है, नहीं बता सकते, क्यों? मॉलिक्यूल बहुत छोटा है इसके लिए, सिर्फ यही एक रीजन है। और कुछ? आदित्य, तुझं नाव विसरलो मी, सॉरी। अथर्व नहीं, अथर्व ना? सर सबका यूनिट अरे, डिफरेंट है। सबका यूनिट यूनिट। डिफरेंट है। ओके, एनीथिंग एल्स अलीशा? तो हो सकता है, हमें कुछ तो एक स्टैंडर्ड रिलेशन अगर मालूम हुआ तो हम लोग बता सकते हैं, बराबर। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल कहूं, अगर मैंने तुम्हें एक रिलेशन बता दिया, 1 ग्राम मतलब 10 मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल, अगर 1 ग्राम मतलब 10 मॉलिक्यूल, तो 18 ग्राम मतलब सर्टन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये क्रॉस रेशियो से कैलकुलेट कर सकते हैं ना, बराबर। तो उसी तरीके का रिलेशन हमें देता है एवोगैड्रोस लॉ। लेकिन एक्सक्लूसिवली वो रिलेशन किन दो क्वांटिटीज का है? वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब वो रिलेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट पढ़ो क्या है एक बार। इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बराबर। उसके आगे है ना, एक ऐड करके रखो, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के आगे एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मॉलिक्यूल्स के आगे लिखो एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। हम्म, अब देखो, इक्वल वॉल्यूम इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोग रिलेशन लिख सकते हैं ये दो क्वांटिटीज के बारे में। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, बराबर। और ऐसा ही क्यों लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? अपने स्टेटमेंट में क्या लिखा है? इक्वल वॉल्यूम इक्वल मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब ये हुआ, अगर वॉल्यूम बढ़ा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, अगर वॉल्यूम कम हुआ तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कम होंगे। ये कौन सा रिलेशनशिप बताएगा हमें? डायरेक्ट रिलेशनशिप ना। अगर V प्रोपोर्शनल टू N है और मुझे V इक्वल टू के फॉर्म में लिखना है, कांस्टेंट आ जाएगा K इंटू N। तो V बाय N इज इक्वल टू, ये जो क्वांटिटी है V बाय N, इसे कैसे पढ़ेंगे हम लोग? क्या फिर डेंसिटी में क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। इसे पढ़ेंगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग इसे कैसे पढ़ते हो? मीटर पर सेकेंड। अब इसे पढ़ो, वॉल्यूम पर नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स या मॉलिक्यूल्स, बराबर। अब ये वॉल्यूम पर मोल या वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए? मतलब कांस्टेंट। यूजुअली पर मोल जब मैं बोलूंगा, पर मोल मतलब कितने मोल? 1 मोल। पर मॉलिक्यूल का मतलब भी 1 मॉलिक्यूल। मतलब वॉल्यूम पर मोल, 1 मोल का वॉल्यूम, कुछ तो कांस्टेंट फिक्स वैल्यू होनी चाहिए ना। अब वो कितनी है, ये निकालेंगे। आर यू गेटिंग? पहले देखो, सिर्फ समझो, बाद में कॉपी करो उसे। हमारे केमिस्ट्री में एक लॉ है गैसियस स्टेट को लेकर। हाँ, नहीं, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैसेस क्या है? हाँ, यूजुअली अगर हम लोग कोई भी गैस देखो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, तुम लोग उसे छोटे से सिलेंडर में कॉम्प्रेस करके रखो, लाइक अपना एलपीजी। वो गैस ही है ना, लेकिन वो अंडर प्रेशर भरा हुआ है। जब हम लोग वो नॉब को रिलीज करते हैं तो क्या होता है? गैस रिलीज होता है। अदरवाइज वो कौन से स्टेट में प्रेजेंट है? लिक्विड। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है?
लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एक्चुअली वो गैस ही है, उसे प्रेशराइज करके फिल किया है तो वो लिक्विड फॉर्म में है। जब वो प्रेशर कम करते हैं नॉब ओपन करने से, तो वो लिक्विड किसमें कन्वर्ट होकर बाहर आता है? गैशियस फॉर्म में। बराबर। चलो आए ना। ठीक है। बस हाँ ठीक है। चलो। वो नहीं है। अरे, आराम से आराम से आराम से। यू आर देयर, वेटिंग। जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट। सो गैशियस स्टेट को लेकर जो लॉ है, आइडियल गैस इक्वेशन, और हम लोग जो एलपीजी के सिलेंडर के बारे में सोच रहे थे, तुम लोग थोड़ा इमेजिनरी अभी सोचना शुरू कर दो। हम्म। किसी भी गैस के प्रेशर पे क्या चेंज होने वाला है? सपोज हम लोगों ने गैस पर से प्रेशर बढ़ा दिया, तो वॉल्यूम क्या होगा गैस का? डिक्रीज। क्योंकि प्रेशर जब बढ़ाएंगे ऊपर से, तो गैस कॉम्प्रेस होगा ना। प्रेशर बढ़ना मतलब वॉल्यूम कम होना। प्रेशर रिलीज करना मतलब क्या? वॉल्यूम बढ़ना। तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन क्या आ जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी है, प्रेशर बढ़ना, वॉल्यूम कम होना। प्रेशर कम होना मतलब वॉल्यूम, इसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहेंगे। अब इतना ही सिलेंडर है, कुछ गैस अंदर फिल करके रखा है, और हम लोगों ने सिलेंडर को हीट करना शुरू किया, तो गैस विल कॉम्प्रेस और एक्सपांड। एक्सपांड। बराबर। गैस एक्सपांड हो रहा है मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। लेकिन कब बढ़ा? जब हीट किया। हीट करना मतलब गैस का टेम्परेचर भी बढ़ेगा ना। जितना टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेंगे, उतना वॉल्यूम बढ़ेगा। टेम्परेचर को कम कर दो, वॉल्यूम कम हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा। टेम्परेचर कम, वॉल्यूम कम। कौन सा रिलेशन? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये भी हुआ। और ऑलरेडी क्या रिलेशन है अपने पास? एवोगेड्रोस लॉ का, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तीनों में क्या सिमिलैरिटी है? V। तीनों इक्वेशन में वॉल्यूम प्रेजेंट है। सिर्फ दो इक्वेशन में वो डायरेक्ट रिलेशनशिप में है, और एक में है वो इनवर्स रिलेशनशिप में। अब तुम्हें क्या करना है? तीनों इक्वेशन को कंबाइन करना है एक साथ एक इक्वेशन में। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? वॉल्यूम, जो तीनों में कॉमन है। इट इज प्रोपोर्शनल टू हाउ मेनी क्वांटिटीज? थ्री। कौन सी तीन? प्रेशर, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब प्रेशर के साथ वो इनवर्स रिलेशनशिप में है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और टेम्परेचर के साथ वो डायरेक्ट रिलेशनशिप में है। अब P यहां पर लेकर आ जाओ। पी वी प्रोपोर्शनल टू क्या बनेगा? तो पी वी इज इक्वल टू क्या बनेगा? के इन टी। के इज कांस्टेंट। अब कांस्टेंट हम लोग के बार बार नहीं लेंगे, हम लोग एक नया कांस्टेंट लेंगे। कांस्टेंट ही है लेकिन नया सिंबल। वी विल टेक इट एज आर। लेकिन ये इक्वेशन भी ना हम लोग कुछ अरेंज कर सकते हैं, और वो अरेंजमेंट क्या है देखो। V बाय एन इज इक्वल टू आर टी बाय पी। मैंने n को यहां पर लाया और p को यहां पर लेकर गया। समझाइए। अब V बाय एन और V बाय एन आ गए ना। V बाय एन को क्या पढ़ेंगे? वॉल्यूम पर मोल या पर मॉलिक्यूल। वो क्या था पहले? कांस्टेंट। लेकिन इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? आर टी अपॉन पी।
व्हाट इज पी, व्हाट इज टी, व्हाट वाज आर, ये सारे वैल्यू अगर मालूम है तो यही कांस्टेंट की वैल्यू निकल आएगी ना। समझा अभी? अब वो कितनी है वो देखते हैं। पहले ये लिखा, हाँ, पहले यहां तक लिख लो और इस v बाय एन इज इक्वल टू के को नंबर करो इक्वेशन नंबर 1। उसके नेक्स्ट लाइन में लिखो अभी, इफ ऑल द गैसेस, इफ ऑल द गैसेस, ब्रैकेट में लिखो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, if all the gases, bracket में reactants and products are behaving ideally, are behaving ideally in next para according to ideal gas equation, according to ideal gas equation। अब अपना आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये लिखो आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, देयरफॉर V by N is equal to RT by P, where P is equal to प्रेशर, ब्रैकेट में उसकी वैल्यू लिखनी है 1 एटमॉस्फेयर, T इज इक्वल टू टेम्परेचर, ब्रैकेट में उसकी वैल्यू लिखनी है 273.15 केल्विन, और R की वैल्यू लिखनी है गैस कांस्टेंट, और वो वैल्यू है 0.08205 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। उसका यूनिट है गैस कांस्टेंट का लीटर डैश एटीएम, दैट इज लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, या फिर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। देखा? अब देखो हमारे पास पी टी आर तीनों वैल्यूज अवेलेबल Sir, हो गए। यस हर्षिनी बोलो। sir, can you repeat the statement one more time? कौन सा वाला? अभी जो आपने बोला। अभी तो मैंने लास्ट में सिर्फ, हर्षिनी, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, देयरफॉर वी बाय एन इक्वल्स टू आरटी बाय पी, और लास्ट में ये नोट करके लेने के लिए बोला था, वेयर पी इज इक्वल टू प्रेशर, टी इज इक्वल टू टेम्परेचर, आर इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट, जो बोर्ड पर दिखाई दे रहा है तुम्हें। उसके बाद कुछ स्टेटमेंट नहीं बोला है, सिर्फ ये कॉपी करना है यहां तक, आर तक। ओके सर। ओके, अब इसके बाद लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग अबव वैल्यूज, सब्स्टिट्यूटिंग अबव वैल्यूज इक्वेशन 2 में लिखो, इन इक्वेशन 2, ये वाला जो इक्वेशन है उसे नंबर 2 करके सब्स्टिट्यूटिंग अबव वैल्यूज इन इक्वेशन 2, तो हमें इक्वेशन देखो क्या मिलेगा, v बाय एन इज इक्वल टू 0.08205 इंटू 273.15 अपॉन 1, और ये वैल्यू हमें मिलती है 22.414 लीटर। हम्म, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है 22.414 लीटर।
और ये लीटर ही कैसे बचा, उसके यूनिट देखो क्या है। V बाय एन इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी था। नंबर तो जो रहेंगे वो, उसके यूनिट देखो। आर का यूनिट था अपना लीटर एटमॉस्फियर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, इनटू टेम्परेचर का यूनिट था केल्विन, प्रेशर का यूनिट था एटमॉस्फियर। एटीएम एटीएम कैंसल, केल्विन रेस टू -1 केल्विन रेस टू +1 ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, लीटर मोल इनवर्स। इसे ही हम लोग कैसे पढ़ेंगे, लीटर पर मोल, और सामने क्वांटिटी क्या है, वॉल्यूम पर मोल। तो वॉल्यूम पर मोल, वॉल्यूम का यूनिट क्या है, लीटर पर मोल ना, समझा अभी। वो वैल्यू हमें कितनी मिली है अभी, 22.414। मतलब हम ये देखा है, 1 मोल of any substance occupies how many particles, 6.022 into 10 raised to 23 particles। लेकिन अब हमें जो मिला है 1 मोल करस्पॉन्ड्स टू 22.414 लीटर, इतना वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई होगा, बराबर। मैथमेटिकली सेइंग A इज इक्वल टू B एंड A इज इक्वल टू, इन शॉर्ट क्या होगा, B इज इक्वल टू C। मतलब 22.414 लीटर अगर हमें वॉल्यूम अवेलेबल है, तो उसमें कितने सारे पार्टिकल फिट होने चाहिए, 6.022 इंटू 10 रेस टू 23। समझा अभी, वेरी क्लियर। 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ml ऑफ वाटर, 22.4 लीटर ऑफ वाटर, आज का पहला ही क्वेश्चन था, याद आ रहा है। इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 22.4 लीटर जब वाटर अवेलेबल है, मतलब उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, 6.022 इंटू 10 रेस टू 23 मॉलिक्यूल्स। आर यू गेटिंग, वेरी क्लियर। मोल ये क्या है असल में, इसके बारे में लिखा है हम लोगों ने, लिखा है ना। मोल इज द यूनिट यूज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन प्रेजेंट इन गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, बराबर ना। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला भी लिखा था, गिवन मास अपॉन, वो नहीं लिखा था, नहीं लिखा है, ठीक है, अभी कैलकुलेशन के वक्त लिख लेंगे। पहले ये समझ में आया है पूरा, फंडा क्या है वो, वेरी क्लियर। ये पहले लिख लो। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 1 मोल इज इक्वल टू, लॉग टेबल्स लाए हो तुम, लाए हो ना, आज शायद से जरूरत पड़ेगी उसकी कैलकुलेशंस के लिए। लॉग और एंटी लॉग देखना सभी को आता है ना, वेरी श्योर। नहीं आता, तू नहीं था, लॉग एंटी लॉग नहीं आता, तू कुठे होता सुजल, कुठे होता म्हणजे, होतास की नाही ते, नव्हता, तू पण नव्हता, होता ना, तू होतास, अमन तू था, तू भी था ना, लक्ष्मी, सोम 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 ना, तू आल्यानंतर लॉगचं काहीच नाही हे झालंय सेशन, लॉग सिर्फ पहले ही 2 लेक्चर में सिखाया था, 4 लेक्चर्स हुए थे, ठीक है। राइट ऑन अ टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ number of moles, molecules
and atoms. Calculation of number of moles comma molecules and atoms. कैसे, क्या लिखा है हम लोगों ने रिलेशन में? मोल का मतलब या तो मॉलिक्यूल्स या तो एटम्स या तो आयंस. मोल इज द यूनिट ओनली, द लार्जेस्ट क्वांटिटी. उसमें सर्टन नंबर ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, या फिर आयंस भी हो सकते हैं. एटम्स और मॉलिक्यूल्स में फर्क क्या है? दो या दो से ज्यादा अगर सेम या डिफरेंट एटम्स कंबाइन होकर आते हैं तो वो क्या बनाएंगे? H2 क्या बताएगा? 2H क्या बताएगा? 2 हाइड्रोजन एटम्स. करेक्ट. H2O क्या बताएगा? कंपाउंड है वो, दो अलग अलग एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है. लेकिन वी शुड नो वेरी वेल एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है और कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट मॉलिक्यूल. मतलब जब भी मैं HCl लिखूंगा, व्हाट इज HCl? कंपाउंड और एलिमेंट. लेकिन ये पूरा हमें क्या बताएगा? वन मॉलिक्यूल ऑफ HCl, जिसमें कितने एटम्स हैं? टू. वन H एटम, वन क्लोरीन एटम. वेरी क्लियर? श्योर. H2SO4 ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड. एलिमेंट और कंपाउंड कितने अलग अलग एलिमेंट्स है? तीन. हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन. So this whole will be representing one molecule of sulfuric acid. But उसमें टू H atoms, one S atom and four oxygen atoms. Very clear? Sure. सिंगल O लिखा मैंने, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? सिंपली नेसेंट इज एटॉमिक. एटॉमिक ऑक्सीजन, सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन है ये. सिर्फ H लिखना मतलब हाइड्रोजन एटम. सिंपली N लिखना मतलब नाइट्रोजन एटम. N2 लिखना मतलब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, जिसमें कितने एटम्स लगे हुए हैं. तो वेरी क्लियर. चलो पहला प्रॉब्लम लिखो अभी. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, molecules and atoms in 15 gram CH3COOH. ब्रैकेट में लिखो H equals to 1 C12O16. डन. अब सबसे पहले हमें इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है. हम्म? ये कंपाउंड कौन सा है रही है? ये वाला एसिडिक एसिड. उसका IUPAC नेम इथेनोइक एसिड. 10th में था ये. फंक्शनल ग्रुप क्या है इसका? कार्बोक्सिलिक एसिड. रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का? COOH. ये उसका फंक्शनल ग्रुप है. तुझल हे लक्षात आहे सगळं? नक्की? गुड. अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है? गुड. अमाइन का, कीटोन का,
C डबल बॉन्ड O, ईथर्स ROR तो रिप्रेजेंटेशन है, फंक्शनल ग्रुप है O, सिंपली O। हम्म, चलो अब मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबको मालूम है क्या? वेरी श्योर? एक बार देखो फिर से। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर मास, जो भी सब्सटेंस हमें दिया गया है उसका, CH3COOH। अब इस पूरे मॉलिक्यूल में काउंट करो कितने कार्बन है, 2। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, C2। टोटल कितने हाइड्रोजन है? सो वी कैन राइट HO2। यही टोटल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बराबर। अब इसमें मास की वैल्यू रखते हैं, 2 इंटू कार्बन का मास 12 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16, ये टोटल बन जाएगा 60 यूनिट, डाल्टन यूनिट। ये कैलकुलेशन करोगे तो 60 आना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहली क्वांटिटी हम लोग मेजर करेंगे नंबर ऑफ मोल्स, जो हमें पूछा गया है। सीक्वेंस देखो क्या लिखा है हम लोगों ने, पहले क्या ढूंढना है, मोल्स, उसके बाद मॉलिक्यूल्स, उसके बाद एटम्स। सब्सटेंस कोई भी हो, अपना सीक्वेंस यही होगा। सबसे पहले मोल्स ढूंढेंगे, मोल्स से मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से एटम्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास ऑफ सब्सटेंस कितना है, 15 ग्राम, इतना दिया है। और मॉलिक्यूलर मास कितना मिला है हमें, 60। दिस बिकम्स एग्जैक्टली 15 4 जार 60। तो 1/4 का मतलब कितने हो गए, 0.25। इतने हमें क्या मिल जाएंगे, मोल्स। वेरी क्लियर? पहले मोल्स कैसे आए, तुम्हें जो भी नंबर देगा, मतलब दिया जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ भी आ जाए, तुम्हें एंड कैलकुलेशन कहां पे स्टॉप करना है, डेसिमल पॉइंट पे। ये 1/4 1/8 ऐसा फ्रैक्शन नहीं रखना है, डेसिमल में कन्वर्ट करके लिखेंगे। देन सेकेंड कैलकुलेशन में देखो, 1 मोल इज इक्वल टू हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, बराबर। अगर 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स है, तो 0.25 मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे हमें। सिंपलेस्ट कैलकुलेशन ऐसा होगा, अगर 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स, तो 0.25 मोल्स में अननोन है, हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक्स। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। तो वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 0.25 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये डेसिमल आ गया ना। तुम्हें यहां पर देखो कैलकुलेशन कैसे करना है, एक के लिए मैं बता देता हूं। ये नंबर हम लोग कन्वर्ट करके लेंगे, इंटू 10⁻23 इंटू 0.25 को 25 में कन्वर्ट करो अपॉन 100, या फिर सिंपली 25 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा। डेसिमल कन्वर्ट करते हो ना, ये आता है तुम्हें, नाही माहिती? सोहम, हे माहिती आहे की नाही? सबको मालूम है ये? लक्ष्मी, 0.25 25 इंटू 10⁻2 कैसे हुआ, समझा? डेसिमल पॉइंट को हम लोगों ने शिफ्ट करके लिया है। अब 10⁻23 और 10⁻⁻2 कितने बनाएंगे, 10⁻21, मतलब हमारे लिए बनेगा अभी 6.022 इंटू 25 इंटू 10⁻21, बराबर।
अब ये नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ऊपर ही देखो, 6.022 इंटू 25, 25 टू जार 50, कैरी 5, टू जार 50 प्लस 5, 55, कैरी 5, 25 इंटू 0, 0 प्लस 5, 25 6 आर 150। ये सीधा मल्टीप्लिकेशन है। अब इसमें डेसिमल पॉइंट दे दो, 1 2 3 पॉइंट के बाद है, तो यहां पर मिलेगा हमें, बराबर। नंबर क्या मिलेगा देखो हमें, फाइनल 150.550 इंटू 21। लेकिन ये कितने डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है? 3। ये हमें अरेंज करना है 1.50550 में, डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करना है, सिंगल डिजिट में ही आंसर एक्सप्रेस करना है तुम्हें। तो कितने डेसिमल पॉइंट हम लोग आगे आए? 2 डिजिट। मतलब यहां पे हमें क्या करना है, 10 इतने सारे क्या प्रेजेंट होने वाले हैं, मॉलिक्यूल्स। वेरी क्लियर, ये कैसे किया है वो। एंड फाइनली थर्ड वाला, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH3COOH करस्पॉन्ड्स टू, इसमें कार्बन के कितने एटम्स है रे बच्चों? 2। हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, मतलब टोटल 8 एटम्स हो गए ना। इफ यू रिमेंबर वेल, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, उसमें कितने एलिमेंट्स है? एलिमेंट्स 3, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। उन सब के एटम्स कितने कितने हैं? कार्बन के 2, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, टोटल एटम्स कितने हो गए? 8, बराबर। अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड में 8 एटम्स है, हमें कितने मॉलिक्यूल मिले थे? 1.50550 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, बराबर ना? ये समझा? एक मॉलिक्यूल में 8 एटम्स, तो इतने मॉलिक्यूल्स में फिर से कितने एटम्स? एक्स। तो वैल्यू ऑफ एक्स फिर से क्या निकलेगा? 1.50550 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 8। 8 0 0, 8 5 जार 40, कैरी 4, 40 प्लस 4 44, 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहां पर अपना नंबर आ जाएगा 440 इंटू 10⁻23। फिर से ये 2 डिजिट का नंबर लिखा है मैंने, इसे कैसे एक्सप्रेस करना है? 1 डिजिट में। तो ये आ जाएगा 1.20440 इंटू 10⁻24 एटम्स। समझा अभी? तो हमें क्वांटिटी कौन सी दी गई थी? 15 ग्राम। 15 ग्राम का मतलब कितने मोल्स मिले हैं? उतने मोल्स मतलब कितने मॉलिक्यूल्स मिले हैं, और उतने ही मॉलिक्यूल्स मतलब इतने सारे एटम्स। समझा अभी कहां से क्या करना है? एक समय नहीं समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस से ही आ जाएगा। चलो पहले अब कॉपी करना शुरू कर दो ये। तुम लोग करो, चलेगा? सेम कैलकुलेशन करना है नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स एटम्स का। राइट डाउन सेकेंड सम, कैलकुलेट number of moles and atoms, calculate number of moles and atoms in 20 ग्राम of CaCO3। ब्रैकेट में लिखो Ca is equal to 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16। CaCO3 मतलब कंपाउंड का नाम क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज चॉक और मार्बल।
हाँ, वाइट चौक जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट ही है। और वही कंपाउंड कहाँ पर प्रेजेंट होता है? और यही CaCO3, वो मार्बल है, वाइट मार्बल, जो हम लोग कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। उससे चौक भी बनता है। लाइमस्टोन भी वही है। और कहाँ पर मिलता है वो? नहीं 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 नहीं, दैट दैट इज ओनली लाइम, CaO। उसका लाइम सॉल्यूशन जब होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्विक लाइम। CaCO3 is present in teeth and bones. Our bones are made up of what? Calcium, ना? कौन सा कैल्शियम? कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम। हम्म। ओके, अब देखो तुम्हें यहां पर सबसे पहले तो कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ मोल्स। कुछ कॉपी मत करो, पहले सिर्फ देखो। और नंबर ऑफ मोल्स के बाद तुम्हें बोला है क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ एटम्स, बराबर। लेकिन CaCO3 ये पूरा क्या रिप्रेजेंट करेगा? मॉलिक्यूल। पहले तो मोल्स निकालेंगे, कंफर्म है। एटम्स कैसे निकलेंगे? मॉलिक्यूल्स से। लेकिन हमें बोला क्या है? मोल्स एंड एटम्स। लेकिन बाय डिफॉल्ट इसका मतलब ये है कि मोल्स के बाद मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने ही है। वो दिया नहीं है हमें। लेकिन एटम्स कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से ना। तो वो बाय डिफॉल्ट करना ही है कैलकुलेशन। समझा? कर सकते हो। पहले क्या करोगे पहले स्टेप में? मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, उसके बाद मोल्स, उसके बाद मॉलिक्यूल्स, और सबसे एंड में एटम्स। चलो। दिमाग और हाथ तेज चलाओ। चलो, मिला सबको? हाँ हाँ, बोल ना, डाउट बोल। इसके क्या क्या बोली हो? चलो, डाउट सॉल्व ना। वेरी गुड। चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो। हला बाकी बरोबर राहिलं ना? 0.2 मोल झाले. हा, आणि हे 1 बरोबर आहे, हे फायनल बरोबर येणार आहे, स्पेस सोडून दे. चलो, राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक. एवरेज एटॉमिक मास. एवरेज एटॉमिक मास. हाँ, अब उसमें पहले बोर्ड पर देखो, बाद में कॉपी करो. व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोप्स? नो. हाँ, वो आइसोमेर. गुड. सेल्फ इव्हॅल्युएशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आर्यन, आइसोटोप्स काय असतात? डिफरंट atomic mass number. Same atomic number, different mass number. Simply atomic mass number. अमन, एटॉमिक नंबर क्या होता है? जो नहीं, एटॉमिक नंबर क्या होता है? साक्षी, काय असतं? सुजल, एटॉमिक नंबर काय असतो?
और एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, कोई भी। इतनी गहरी सोच में जा चुके हो, हमें इस पे पीएचडी नहीं करना है, सिंपल सा ये है। निखिल, काय असतं? आता मला लक्षात आलं तू कुठे राहतो. हा? मेरे यहाँ से 2 मिनट पर है तेरा घर. आते जाते नॉक करूंगा. निखिल है क्या? लक्ष्मी, एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? तुम लोग गलत बोलने से डर रहे हो. हाँ. एक ध्यान में रखो, अपने बाजू वालों को कुछ भी नहीं पता क्या सही है वो. हाँ. बिंदास लक्ष्मी, डरने का नहीं. कितना होता है? वेरी गुड, करेक्ट. वो कहां से आया 6? का मतलब कहां से आया वो 6? नयो. इसमें से सही क्या है? रॉन्ग. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. इलेक्ट्रॉन बदलता रहता है. सोडियम 281, ये कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो ना? सोडियम 281 होने की वजह से उसकी टेंडेंसी क्या रहेगी? एक लूज करना या 7 गेन करना? एक लूज करेगा मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ ना. लेकिन जब भी कोई मॉलिक्यूल बनेगा, नया कंपाउंड बनेगा, तो कौन से इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं? आउटर मोस्ट शेल के, वैलेंस शेल के. मतलब इलेक्ट्रॉन्स लूज भी हो सकते हैं, गेन भी हो सकते हैं, शेयर भी हो सकते हैं. इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंज होते रहेगा ना. लेकिन न्यूक्लियस से कभी कोई प्रोटॉन निकलता है क्या? सोम, किसी भी एटम में, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कोई भी एटम हो, उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स रहने चाहिए? तेरा लास्ट नाम क्या, भूल गया मैं. आदर्श. बता सकते हैं बेटा? किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स रहने चाहिए? नो. कम अगेन. हाँ. तो सपोज उसने बॉन्ड फॉर्म कर लिया, उसके बाद क्या होगा? आर यू वेरी श्योर? अरे, आई एम नोइंग दिस फॉर वेरी फर्स्ट टाइम. सचमुच. तेरा आंसर ठीक है, सही गलत बाद में देखेंगे. व्हाट यू सेड इज, अगर उसने कोई भी बॉन्ड फॉर्म नहीं किया है एलिमेंट के एटम ने, तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन्स होना चाहिए. एक बार बॉन्ड फॉर्म कर लिया, लाइक सोडियम, ले लेते हैं. सोडियम ने पहला कॉन्फ़िगरेशन क्या बताया? 2,8,1. कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 11. टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स. तो उसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स भी होने चाहिए. ये सही है. उसने NaCl बना लिया, सोडियम क्लोराइड का कंपाउंड बना लिया. कंपाउंड बनाते हो तो एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया. सो अकॉर्डिंग टू योर स्टेटमेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने नहीं रहेंगे, तो उसमें 10 प्रोटॉन हो जाएंगे.
हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूं कि प्रोटॉन्स कितने होंगे। हाँ, सो बेसिकली इन एनी न्यूट्रल एटम जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन्स, बट इट्स एटॉमिक नंबर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इसलिए तुम लोगों ने स्कूल सेक्शन में जो भी एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन पढ़ा है, आइदर इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये स्कूल सेक्शन के लिए सही था, लेकिन बेसिकली इट इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज हो सकता है। एटॉमिक नंबर का मतलब तुम लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ा है ना, प्रिपेयर्ड बाय। नाम खराब कर दोगे केमिस्ट्री का बाहर जाके। हाँ, प्रिपेयर्ड बाय सर हेनरी मोजले। हाउ मेनी ब्लॉक्स? 4 ब्लॉक्स। गुड। कौन से? SPDF. And elements have been arranged according to their atomic numbers. बराबर? अगर एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर करते हैं, तो बार बार एलिमेंट की पोजीशन चेंज होती रहेगी ना। लेकिन एलिमेंट की पोजीशन जहां पर है वहीं पर फिक्स है। बराबर? सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। उसके बाद अब हीलियम की पोजीशन एक्सट्रीम राइट में ही आएगी ना। उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 2। मतलब उसमें क्या होना चाहिए? 2 प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर की बात करेंगे अब, तो कंपलसरी कौन से पार्टिकल के बारे में बताएंगे? प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन को मारो गोली अभी। हाँ, इलेक्ट्रॉन वेरी हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 है। लिथियम एटॉमिक नंबर इज, मतलब उसमें 3 प्रोटॉन्स। बराबर? अब एवरेज एटॉमिक मास जो हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग यूजुअली H=1, C12, O16 ये सब लिखते हैं। ये सब क्या है? एटॉमिक मासेस। हाँ, एटॉमिक नंबर्स तो कार्बन का 6 है, ऑक्सीजन का 8 है। बराबर? क्लोरीन के लिए हम लोग एटॉमिक मास लिखते हैं 35.5। इन तीनों में और इसमें क्या फर्क है? पहले 3 होल नंबर्स है, और ये क्लोरीन फ्रैक्शन में गया ना। बराबर? ये फ्रैक्शन में क्यों गया? क्या अपना लॉजिक क्या लगा सकते हो तुम? क्यों जाएगा वो? जल्दी, 5 मिनट है अपने पास। नहीं मालूम? क्लोरीन के आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं। हम्म उसके 2 आइसोटोप्स है, Cl35 एंड Cl30। लेकिन 2 आइसोटोप्स का रिलेटिव एबंडेंस एक जैसा नहीं है। अब ये रिलेटिव एबंडेंस क्या है? हाँ, हमारे आजू बाजू में, मतलब नेचर में क्लोरीन भी मिलता है। बराबर? क्लोरीन गैस रहता है, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब क्लोरीन के ही कंपाउंड्स हैं। हम लोग क्लोरीन के कोई भी 4 अलग अलग कंपाउंड्स लेते हैं। सपोज हम लोगों ने क्या क्या लिया देखो, Cl2 गैस ले लिया, HCl ले लिया, CHCl3 ले लिया। ये क्या होता है? बेहोशी की दवा। हाँ, लेकिन वो नहीं करते यूज। क्या करते हैं? ये बताया था, मालूम है क्या? डाई इथाइल ईथर। हाँ, पिछले 10 सालों में तुम्हारे स्कूल सेक्शन में सबको एक कॉमन डिसीज हो चुका है। कौन सा वाला?
सारे स्टूडेंट्स को। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, हाँ, उस पे जरा मेडिसिन ढूंढो। हाँ, सो क्लोरीन के ये तीन अलग अलग कंपाउंड्स हैं, और एक लेते हैं HOCl या फिर NaCl ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, विच इज वेरी कॉमन टू अस। अब इन चारों अलग अलग सोर्सेस में कौन सा क्लोरीन पाया जाएगा? क्लोरीन 35 वाला या क्लोरीन 37 वाला? ये एक्सपेक्टेड है, क्लोरीन 35 मिलना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ये प्रूव हो चुका है कि हर चार क्लोरीन में से तीन क्लोरीन एटम 35 के और एक क्लोरीन एटम का हो जाता है। मतलब परसेंटेज के फॉर्म में कहेंगे तो क्लोरीन 35 का परसेंटेज कितना है? 75, और 37 का, समझा? तो क्लोरीन का एटॉमिक मास देखो अभी कैसे निकालते हैं। एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू 35 इंटू 3 प्लस 37 इंटू 1 बाय 3+1। ये जब तुम करोगे कैलकुलेशन तो ये बनेगा 35.5। इसका मतलब क्या है? अभी जितने सारे एलिमेंट्स के आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं अलग अलग क्वांटिटीज में, उन सब का एटॉमिक मास होल नंबर होगा क्या? दे विल एग्जिबिट एवरेज एटॉमिक मास। आर यू गेटिंग? इवन जिसके लिए हम लोग हाइड्रोजन के लिए कितना लिखते हैं, 1 ना, वो 1 है ही नहीं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है, लेकिन हमारे लिए ये सब निग्लिजिबल है, हम लोग 1 ही लेते हैं ना। इवन ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना लिखते हैं हम लोग? असल में वो है 15 पॉइंट, बट वी आर इंडियंस, 0.999 अप्रोक्सीमेट 16। नॉट ओनली इंडियंस, ह्यूमन बींग्स आर टू मच वाइज, अपने कन्वीनियंस के लिए कुछ भी करेंगे, बराबर ना? किसी का मास कम करेंगे, किसी का मास बढ़ा के रख देंगे। हाँ, तो ये सब ऐसा चलता है। एवरेज एटॉमिक मास क्या है, समझ में आया? कौन से एलिमेंट एवरेज एटॉमिक मास को एग्जिबिट करेंगे? आइसोटोपिक एलिमेंट्स। और इस हिसाब से जाएंगे तो ऑलमोस्ट एवरी एलिमेंट हैविंग इट्स सर्टन नंबर ऑफ आइसोटोप्स, बराबर? तो सबका मास, एटॉमिक मास, ये कैसा एटॉमिक मास है असल में? एवरेज एटॉमिक मास। समझा? वेरी क्लियर, रेड इन दैट। चलो लास्ट पॉइंट। एलिमेंट्स हैविंग आइसोटोप्स, elements having isotopes generally exhibits average atomic mass, generally exhibits average atomic mass. In next line, it is the average of, it is the average of atomic masses, atomic masses of its isotopes, of its isotopes. Example, element chlorine, element chlorine has two isotopes, has two isotopes, chlorine 35 and chlorine 37, with
percentage ratio of with percentage ratio of 75% and 25% respectively. That is in a ratio, that is in a ratio 3:1, and therefore average atomic mass is equal to mass of chlorine is equal to 35 into 3 plus 37 into 1 अपॉन 3 प्लस 1 ऐसे भी कर सकते हैं, और 35 into its percentage, 37 into its percentage अपॉन सम ऑफ द परसेंटेज, ये भी 35.5 ही मिलेगा. चलो, पहला पेपर खोल के सिर्फ उसे रूलियर ऊपर में जाना जाना है तो क्या करेगा, एंट्रेंस देगा. लेकिन एंट्रेंस में उसका लग बहुत जोरों पे रहेगा तो एंट्रेंस करेक्ट ही करेगा. तो मतलब ये थोड़ी है कि दैट इज एलिजिबल फॉर साइंस. तो एक दिन के परफॉर्मेंस पे आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन करो. बोला था एंट्रेंस में फॉर एवरी, तुम्हें लगता है कि क्या में जाना है तो यह कॉलेज का नॉट लाइक पढ़ा के only two dams who have cracked that entrance. ये maintain कर दी entrance. अगर वो तो रहता ही तो उन्होंने कुछ अलग क्राइटेरिया रखना चाहिए. लेकिन फिर सब बात हेलो गणेश, हाँ तेरी फायदे की बात कर रहे हैं हम लोग. हाँ, असल में बात ये है कि आने वाले से तो कोई आएगा मांगने के, लेकिन फिर भी अगर कोई आया बहुत सीरियस है, ऑनेस्ट है, एंड ही इफ शी और ही विलिंग टू प्रिपेयर फॉर सिक्योरिंग 90 प्लस परसेंटेज इन 10th स्टैंडर्ड, सबसे पहले तुम लोग क्या एडवाइस होगी उसे, घर पे जा मस्त मजा कर ले. क्योंकि अभी तुम लोगों को मालूम है 10th का सिलेबस इतना हार्ड नहीं है जितना तुम लोग 10th में थे तब सोचा रहेगा. बराबर ना, यही है. और 2 साल के बाद तुम लोग टेंथ टेंथ क्या, हिंदी जनवरी में भी प्रिपरेशन शुरू कर दो, हो जाएगा. ऐसे ही बोलोगे. लेकिन नेक्स्ट ईयर 12th का सिलेबस देखेंगे तो 12th हार्ड है, क्यों लिया, गलती से लिया, ऐसे ही सोचेंगे. बराबर ना. लेकिन जब 12th पास आउट करके इंजीनियरिंग के 2 साल निकालोगे तो 12th बहुत फालतू लगने लगेगा. लेकिन जब 12th में थे तब नहीं आया ना. यही होता है सारे स्टैंडर्ड्स के लिए. तो जो प्रिपरेशन करेगा वो एग्जाम क्रैक करेगा,
जो कुछ भी नहीं पढ़ेगा वो क्या चिल्लाते फिरेगा, नीट बहुत डिफिकल्ट है। बराबर ना। लेकिन जो टॉपर रहता है उसे पूछोगे तो वो क्या बोलेगा, अरे इतना इजी है। वो तुम्हें 150 टैक्टिक्स तो ऐसे ही बता देगा नीट क्रैक करने का। बराबर ना। तो ये सवाल ही नहीं है कि नीट वेदर इट इज इजी और डिफिकल्ट। सब पढ़ा बहुत इजी, कुछ भी नहीं पढ़ा तो 2 साल भी क्रैक नहीं होगा। बराबर ना। हाँ, सिर्फ ये हो सकता है कि नीट के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से करने हैं, क्योंकि सिर्फ करेंगे तो 32 चैप्टर है 11th और 12th के मिलकर। तो 32 चैप्टर के सारे क्वेश्चन तो नहीं आने वाले। ऊपर से हर एक चैप्टर का कम से कम एक क्वेश्चन रहेगा, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। बराबर ना। लेकिन कुछ सर्टन चैप्टर्स ऐसे हैं जिस पर बेस दो दो तीन तीन क्वेश्चन आते हैं हर साल। तो दो दो तीन तीन मतलब कम से कम ऐसे 15 क्वेश्चन करेंगे। 15 4 60 मार्क्स तो कंफर्म। क्योंकि नीट जेडब्ल्यू ऐसे एग्जाम्स है जिसमें एक क्वेश्चन आ गया 4 मार्क फिक्स। लेकिन एक छोड़ दिया तो कोई लॉस नहीं है। लेकिन एक गलत अटेम्प्ट करना मतलब बिग लॉस, बिकॉज देयर इज नेगेटिव मार्किंग। सीईटी में क्या है, पूरा बैटलफील्ड अपना ही है, जो चाहे जिधर को मारो उधर ऐसे है ना। क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है ऐसे। ये अरे इतनी सारे बच्चे तो इस सेटिस्फेक्शन में रहते हैं कि नीट का फॉर्म भरा, पढ़ाई नहीं की वो अलग बात, नीट का फॉर्म भरा ऐसे। लेकिन उसमें कोई ये सब सारे एग्जाम्पल्स देखने के लिए मिलेंगे तुम्हें। हाँ। सो यू शुड डिसाइड यू वांट टू स्टैंड इन विच लाइन, विच क्यू। हाँ, सिर्फ फॉर्म भरने वाले सेटिस्फैक्ट्री, फॉर्म भर के पढ़ाई करने वाले हैं या क्रैक करने वाले हैं, समथिंग लाइक दैट। ओके। मैंने वो चल। हाँ गणेश समझा क्या रे अभी। गणेश आ गया। नहीं, इधर है वो। अच्छा अच्छा। हाँ यस सर। चलो विल स्टॉप हियर, थैंक यू।